मोअज़्ज़ज़ अरकान, जनाब स्पीकर। उमर अयूब साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने टाइम दिया पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। जनाब स्पीकर, यहाँ पे मैं सीधा आ रहा हूँ इस वक्त सरगोदा से। सुबह 7:55 पे मैं सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के सामने वहाँ पे पहुँचा तो चौक है, और उस चौक से लेके अदालत का गेट का जो फासला है वो 250 मीटर तकरीबन बनता है। वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी खड़ी थी, बमा एसपी, और उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी ऑपरेशन, सिक्योरिटी सर्च किया जा रहा है अदालत के अंदर। हम लोग उधर खड़े हो गए, मेरे साथ अहमद चट्ठा साहब और बाकी साथी भी आए, बिलाल इजाज साहब बाद में आए, उसामा मेला साहब वहाँ पे मौजूद थे, हमारे टिकट होल्डर्स हारून एहसान पराठा साहब, बाकी बहुत सारे लोग हमारे वहाँ पे आए जिन जिन लोगों के केसेस थे, प्रिजन वैन्स खड़ी थी, वो हमें अंदर जाने नहीं दे रहे थे स्पीकर साहब। और वहाँ पे जिस वक्त हमने पूछा कि कितनी देर लगेगी, उन्होंने कहा जी ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट। पुलिस के एसपी का वो झूठ, वो 15-20 मिनट नहीं था जनाब स्पीकर। बार हम लोग उनको कहते रहे कि हमारी हाजिरी है अदालत के अंदर, हम लोग मुलजिम हैं, हमें मुख्तलिफ केसेस में झूठे मुकदमों में मुलव्वस किया गया है। उन्होंने हमें आगे नहीं जाने दिया। हमने वहां पे पुलिस पार्लियामेंटेरियंस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, आप आर्टिकल 7 देखें, मैं बार इस हाउस में पढ़ के मैंने सुना है जनाब स्पीकर। आर्टिकल 7 में आपका नेशनल असेंबली फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असेंबली प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आपके वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकते हैं वो आपके रियासत है। आपकी आर्म्ड फोर्सेस, आपकी रेंजर्स, आपकी पुलिस, आपकी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह वगैरह, वो रियासत के टूल्स हैं, उनके औजार हैं। पंजाब पुलिस ने रियासत का हमारा रास्ता रोका, या ऑपोजिशन लीडर मैं हूं जनाब स्पीकर तो इस पार्लियामेंट का हूं, ये सारे पार्लियामेंट का हमारा मुश्तरका एक हक है। और पंजाब पुलिस जो टूल है उसे रियासत का रास्ता रोका, वो नहीं अलाउ कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपना रास्ता बनाया, क्योंकि हम लोगों को फोर्सी कर रहे थे कि ये हमें मालूम हुआ, पंजाब पुलिस ने खुद हमें बताया, वहां के लोगों ने बताया, डिफरेंट सोर्सेज ने, कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने जज साहब को वहां पे यरगमाल बनाया हुआ है आपके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। जनाब स्पीकर, ये सितम ज़रीफी आप देखें, ये हालात देखें। उसके बाद जिस वक्त हमने फोर्स किया और अदालत के गेट के सामने हम लोग खड़े हुए, गेट खटखटाया कि हम लोग हाजिर हैं, हमें अंदर जाने दिया जाए, उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी ऑपरेशन हो रहा है। जनाब स्पीकर, ये हद हो गई है कि पाकिस्तान में और बिलखसूस अदालत तक हमें जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। वहां पे मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप किस किस्म का सिक्योरिटी ऑपरेशन, बॉम्ब स्निफिंग डॉग्स लाए हैं, ये किस किस्म के कुत्ते हैं जो कि अभी तक आपके 7 घंटों में उन्होंने यहां पे बॉम्ब जो है वो उनको नहीं मिला, या उनको आपको क्लियरेंस नहीं मिल रही। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं ये कहता चलूं कि पाकिस्तान इस वक्त एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है बदकिस्मती के साथ, जहां पे लोगों को अदालत के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही और रूल ऑफ लॉ का कोई नाम ही नहीं है। यहां पे ये भी मैं कहता चलूं जनाब स्पीकर, हमारी पार्टी के मुख्तलिफ जगहों में, शहरों में हमारे वर्कर्स कन्वेंशन होते रहे हैं पिछले 3-4 दिनों में। हाफिजाबाद में हुआ है, फैसलाबाद, आपका जनाब स्पीकर, आपका साहिवाल में, आपके मुख्तलिफ शहर, लाहौर में, हर जगह पे, ये मैं खुद हाफिजाबाद में मैं मौजूद था, मेरे जाने के फौरन बाद वहां पे पुलिस आई है और वहां पे शौकत भट्टी की यहाँ पे हमशीरा बैठी हैं, उनके घर में उन्होंने मुकम्मल पुलिस गर्दी की, तोड़फोड़ की, झूठे पर्चे दिए। इसी तरह साहिवाल में, इसी तरह लाहौर में, हमारे टिकट होल्डर को लाहौर में आज वो इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्सन है। हमारे अमजद खान न्याजी इस हाउस के मेंबर रह चुके हैं, शरफ खान, डॉक्टर शरफ खान साहब इस आपके कॉलीग रह चुके हैं, इस हाउस के मेंबर रह चुके हैं।
अमजद खान नियाजी के केसेस में आज वो बरी हो गए थे, मुकम्मल केसेस खत्म हो गए, पर आज उनको सरगोदा जेल से एक दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जनाब आपकी आलिया हमजा साहिबा, सनम जावेद साहिबा, आपके मियां महमूद रशीद साहब, उनका अपेंडिक्स का इशू जनाब स्पीकर, वो जिस तरह बचे हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी गई। चौधरी एजाज साहब, उमर चीमा साहब, हमारे हसान न्याजी साहब मिलिट्री कोर्ट में, 100 हमारे कैदी जो हैं आज मिलिट्री कोर्ट्स में, एक पर्चे में दूसरे पर्चे में, सब के सब झूठे पर्चों में मुलवस किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं एक बात करता रहा हूं, यहां पे हमारे मियां अजहर साहब है, इस उम्र में गवर्नर रह चुके हैं, इनको पुलिस मोबाइल में 2 बार इनको अरेस्ट करके लेके गए थे। ये हालात हैं। वो मोहसिन नकवी कहां पे करते हैं कि आपने बैसियत स्पीकर इस हाउस के हर एक मेंबर को आपने प्रोटेक्ट करना है। यहां पे जनाब स्पीकर हम लोग प्रिविलेज मोशन लाएंगे, इस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं। और यहां पे मैं ये भी कहता चलूं कि हम लोग वहां पे खड़े थे अदालत के गेट के सामने, जज साहब को प्रेशराइज किया गया और हमारे खिलाफ जनाब स्पीकर के अदम पैरवी की वजह से हमारी बेल्स कैंसिल की गई हैं। ये कोई हाल है इस मुल्क का जनाब स्पीकर कि अदालत के गेट के सामने हम खड़े हैं, वीडियोस मौजूद, इंटरव्यूज मौजूद, बातचीत मौजूद, सब, और गेट के अंदर हमें नहीं जाने दिया और हमारी बेल्स कैंसिल होती हैं। आज हमारे साथ हो रहा है, कल बाकी अराकीन के साथ यही चीज होगी जनाब स्पीकर। बदकिस्मती के साथ ये पहिया घूमने में टाइम नहीं लगता और ये हमने वी ओwe इट टू आवर कंट्री कि हम लोग जो वजीर आजम इमरान खान साहब बात करते हैं, हम लोग इस बनाना रिपब्लिक सिंड्रोम से निकलना है तो हमने अपनी मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती करनी है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग फॉलो करें, कोई मसला नहीं है। हर एक इदारा अपने दायरा इख्तियार में रहे, मुल्क तरक्की करेगा। ये लोग कभी SIFC की बात करते हैं, कभी DIFC की होती है, कभी किसी और चीज की बात होती है। ये इदारे तब तक नहीं चलेंगे एक बहुत बड़ा मतलब अपनी तरफ से इन्होंने कहा कि जी वजीर आजम इमरान खान का सेल हम लोग दिखाते हैं कि उनको फैसिलिटीज मिली है। वो एक आप देख लें, एक डेथ सेल जिस तरह होता है, वहां पे वजीर आजम इमरान खान साहब को रखा हुआ है। वो तकरीबन आपका 9 फुट बाय 7 फुट का सेल है और वहां पे उनके पास जानेमाज रखने की भी जगह पूरी तरह नहीं है। बिस्तरे के साथ वो मुसल्ला है, चाहे वो बुशरा बीबी हो, चाहे वो वजीर आजम इमरान खान साहब हो। हमारे जितने इस वक्त सियासी पॉलिटिकल कैदी हैं जनाब स्पीकर, उनको सही फैसिलिटीज दी जाए, उनको गलत केसेस में जिस तरह मुलव्वस किया गया है उस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। थैंक यू। आइटम नंबर 4, ये बिलाल कियानी साहब आप मूव करेंगे, नवीद कमर साहब तो नहीं है आज। बिलाल कियानी साहब का माइक खोलें। बिलाल कियानी साहब का माइक खोलें। हाँ हाँ, प्रिविलेज मोशन आप मूव कर दें जो उसका भी तरीकेकार है ना जी। आप प्रिविलेज कमिटी दें, वो कमिटीज फॉर्म हो गई हैं, उसमें आपके बहुत सारे अरकान होंगे, यू कैन टेक इट अप देयर। बिलाल कियानी साहब का माइक खोलें, क्या मसला है? बटन दबाएं जी, बोलें, खुल गया जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। I, on behalf of Chairman Standing Committee on Information and Broadcasting, hereby present the report of the Standing Committee on the bill
further to amend the Pakistan Broadcasting Corporation Act 1973, the Pakistan Broadcasting Corporation Amendment Bill 2023, Ordinance Number 2 of 2023. The said report stands presented. Item number 5. ये बिजनेस ले लें, आपको देते हैं मौका जी जी रिपोर्ट पेश हो जाए। हाँ नहीं, वो रिपोर्ट प्रेजेंट हो जाए, आपको मौका मिलेगा। ये बिजनेस ले लेने देना। बैरिस्टर साहब का माइक खोलें। अब तशरीफ या बोले, 1 मिनट बोल लें। मैं जनाब स्पीकर, मैं ये थैंक यू सो वेरी मच। मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि ये आपके सामने 4 रिपोर्ट्स पे कर रहे हैं। ये जो इनको आइटम नंबर 4 से 7 के दरमियान आपको रखा है, इस पे मैं सिर्फ ये आपकी गुजारिश कराना चाह रहा था कि 6 तारीख को एक प्रेस रिलीज़ आई है, और प्रेस रिलीज़ में इन्होंने क्या किया है, एक प्रेस रिलीज़ देखिए, कानून साजी भी अगर करनी है, रिपोर्ट इन्होंने ले करना है, और मिनिस्टर साहब ने उस रिपोर्ट को कंसिडरेशन के लिए कोर्ट ईवान में पेश करना, और उसकी लाइट में कि उसमें अमेंडमेंट हुई है, जो 4 लाज ये आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। बात दरअसल ये कि जो रूल्स है, रूल्स की रिक्वायरमेंट यही है कि जो कानून साजी ये करे वो कमेटी कंसिडर करेगी। कमेटी अगर कंसिडर करती है तो कमेटी बनी हो, उसमें प्रेजेंटेशन हुआ, उसमें डिस्कशन हो। 6 तारीख की जो आपकी प्रेस रिलीज़ आई है उसमें ये लिखा गया है 6 बजे इन्होंने एक कमेटी की मीटिंग की है जिसमें सिर्फ 4 बंदे थे, और मैं आपको उनके नाम ले रहा हूँ। जो 4 बंदे कौन से थे ये देख लीजिए कि बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज ये तो गैर आईनी गैर कानूनी हो जाएगा। और ये समझते हैं कि इस लीगलिटी को कोर्ट नहीं देखेगी। आर्टिकल 69 में आपकी इरेगुलरिटी ज़रूर कोर्ट नहीं देखती, लेकिन लीगलिटी नहीं कमिट करनी चाहिए किसी सूरत। रूल्स 200 में लिखा है कि मिनिमम 20 मेंबर्स हो एक कमेटी में। ये 4 मेंबरान साहिबान बैठे, ये आपको मैं नाम बता रहा हूँ जो 4 मेंबरान है। सैयद अमीनुल हक साहब, बिलाल अजहर कियानी साहब, नूर आलम खान साहब, मोहम्मद अवान सकलैन साहब, ये 4 मेंबरान साहब बैठे हैं। और ये कहते हैं कि 15-15 मिनट्स इन्होंने क्या किया, 6 बजे इन्होंने मीटिंग की, फिर दूसरी कमेटी की मीटिंग की, फिर तीसरी की मीटिंग की, फिर चौथे की मीटिंग की, 4 कवानीन। और ये जो आप अमेंडमेंट पेश कर रहे हैं ये है 24 पेजेस, और विद इन 30 मिनट्स वो कह रहे हैं कि हमने रिपोर्टें तैयार कर ली और रिपोर्टें सबमिट कर दी। हमारी तरफ से तो कोई एक भी बंदा उसमें पेश नहीं हुआ है जनाबी स्पीकर, हमारी तरफ से। शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया है। ये स्पीकर का प्रोगेटिव होता है कि वो जिसको करे, वो कमेटी बन गई है, चले ये ओके, आपका पॉइंट आ गया जी। कियानी साहब मूव करें आइटम नंबर 5 जी। इससे शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं इससे पहले कि अगली रिपोर्ट मूव करूं, मैं ये ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये जो कमेटी थी इसके अंदर गौर अली खान साहब भी नोटिफाई हुए थे जी मेंबर, और मेरी उस दिन यहाँ पे असेंबली के स्टाफ ने सबको इतला दी थी मीटिंग के लिए। पीटीआई की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आई थी, मगर वो उस कमेटी के मेंबर थे। अब आपकी इजाज़त से सर मैं अगली रिपोर्ट पेश करता हूँ जी। I hereby present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the National Shipping Corporation Ordinance 1973, the Pakistan National Shipping Corporation Amendment Bill 2023, Ordinance number 3 of 2023. The said report stands presented. Item number 6. अमीनुल हक साहब। शुक्रिया जनाब वाला। I present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Pakistan Postal Service Management Board Ordinance 2002, the Pakistan Postal Service Management Board Amendment Bill 2023, Ordinance number 4 of 2023. The said report stands presented. Item number 7, Aminul Haq Sahab. Shukriya Janab Wala. I present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the National Highway Authority Act 1991, the National Highway Authority Amendment Bill 2023, Ordinance number 5 of 2023. The said report stands presented. Item number 8, Azam Tarar Sahab.
सर, एक तो जो बात हुई है ये पहले दिखाया गया, उस दिन भी रिक्वेस्ट की गई कि वो तशरीफ़ लाएं कमेटी में। कमेटी के बगैर भी लेजिस्लेशन होती है, ये इस मौक़र ऐवान का हमेशा से रहा है और कभी ये नहीं हुआ। सर, आई विश टू मूव अंडर रूल 288 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन नेशनल असेंबली 2007 that requirements of sub rule 2 of rule 1, 2, 3 of said rules be suspended in order to take into consideration item number 9 to 16. The said report stands presented. It has been moved under the rules 288, the rules of procedure and conduct of business in the National Assembly 2007, that the requirement of sub-rules 2 of Rule 1, 2, 3 and the said rules to be suspended in order to take into consideration the item number 9 to 16. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. Item number 9. Azam Tahir Saab ka mic khole. 1973, the Pakistan Broadcasting Corporation Amendment Bill 2024 as reported by Standing Committee be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Broadcasting Corporation Act 1973, the Pakistan Broadcasting Corporation Amendment Bill 2024 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is now taken up by clause by clause. The question is that the clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the clause 2 stands part of the bill. Intersection of new clause. This is amendment intersection of. There is amendment for the intersection of insertion of new clause 2A standing in the name of Mr. Akil Malik MNA. Now I call upon Mr. Akil Malik to move the amendment. Move करें. ये अकील साहब का माइक खुल गया. Thank you, Mr. Speaker. That in the Pakistan Broadcasting Corporation Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee after Clause 2, the following new Clause 2A shall be inserted, namely 2A, insertion of Section 3A in the Pakistan Broadcasting Corporation Act 1973, after Section 3, the following shall be inserted, namely 3A, application of Act Roman 7 of 2023, the provision of the State-Owned Enterprises Governance and Operations Act of 2023, 7 of 2023 shall apply to the Pakistan Broadcasting Corporation, which shall be deemed to be a state-owned enterprise for the purposes of the said Act. Whereas any inconsistency arises in a provision of the said Act and a provision of this Act for the purposes of governance of the corporation as a state-owned enterprise, the provisions of the said Act shall prevail. Clause 3, that in the Pakistan Broadcasting Corporation Amendment Bill 2024 as reported by Standing Committee, for Clause 3 the following shall be substituted, namely substitution. It's okay. Stop. Minister Saab, do you oppose? I don't oppose this, और ये सारी मैं अपने दोस्तों से भी कहूँगा कि पढ़ के इख्तलाफ ज़रूर किया करे। ये गवर्नमेंट अपना इख्तियार छोड़ के रेडियो पाकिस्तान, NHA, शिपिंग कॉरपोरेशन को खुद मुख्तार कर रही है, उनके प्राइवेट डायरेक्टर्स को ज़्यादा इख्तियारात दिए जा रहे हैं और ये गुड गवर्नेंस के लिए किया जा रहा है। आई डोंट अपोज. Thank you.
Now I put the amendment as moved by Mr. Akil Malik to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in the favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and the new clause 2A stands part of the bill. There is an amendment in clause 3 standing in the name of Mr. Akil Malik. Now, clear. Now I call upon Mr. Akil Malik to move the amendment. Substitution of Section 4 Act of 1973. In the said Act, for Section 4, the following shall be substituted, namely, Board. The general direction and the administration of the corporation shall vest in a board consisting of a person to be appointed by the federal government from amongst of the independent members, chairman, secretary of the division concerned, or in his absence, his nominee not below the rank of an officer in BPS 20 or equivalent member, additional foreign secretary, or in the absence, his nominee not below the rank of an officer in BPS 20 or equivalent member, additional secretary finance, or in his absence, his nominee not below the rank of an officer in BPS 20 or equivalent member, Director General, Inter-Services Public Relations ISPR, or in his absence, his nominee not below the rank of an officer in BPS 20 or equivalent member, Managing Director, Pakistan Television Corporation, or in his absence, his nominee not below the rank of an officer in BPS 20 or equivalent member, Director General, member cum secretary, a representative of the Interior Division not below the rank of an officer in BPS 20 or equivalent member, 9 eminent independent members to be appointed by the federal government, including not less than 1 from each province, Islamabad Capital Territory, Gilgit-Baltistan and Azad and Jammu and Kashmir members. The members other than ex officio members shall hold office for a term of 3 years and shall be eligible for reappointment, but in no case for more than 2 consecutive terms, and they may be by writing in their hand addressed to the federal government by giving a notice of not less than a month, resign their offices, provided that the resignation shall not take effect until it has been accepted by the federal government. In particular, and without prejudice to the generality of the provisions of subsection, the board shall have full powers with regards to the preparation of the annual revenue budget of the corporation and approval of the budget and expenditure not included in its annual budget for capital and development expenditure, the formulation and implementation of all programs and policies, and the making of plans for infrastructural and technological development within the country and for promotion of the corporation's interests abroad. Minister Saab, do you oppose? सर आई डोंट अपोज, क्योंकि ये सारी आपने सुनी है वार्ने अमेंडमेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ गुड गवर्नेंस के लिए और बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए हैं। आज कौम ये सारा कुछ देख रही है कि जो मुल्की मुफाद की कानून साजी है उसके साथ क्या हो रहा है। आई डोंट अपोज, आई सपोर्ट दिस। The question is that the amendment as moved be adopted. All in the favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted. Now I put the clause 3 as amended to the House. The question is that the clause 3 as amended do stand part of the bill. All those in favor of may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 3 is amended, stands part of the bill. Clause 4. The question is that clause 4 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 4 stands part of the bill. The question is that clause 5 do stand part of the bill. All those in favor of aye. All those against may say no.
I think the ayes have it, and consequently clause 5 stands part of the bill. Clause 6 amendment. This is amendment in clause 6 standing in the name of Mr. Akil Malik MNA. Now I call upon Mr. Akil Malik to move the amendment. Mr. Speaker, that in the Pakistan Broadcasting Corporation Amendment Bill 2024, as reported by Standing Committee for Clause 6, the following shall be substituted, namely, substitution of Section 8, Act of 1973. In the said Act for Section 8, the following shall be substituted, namely, Director General. There shall be a Director General of the Corporation who shall be its Chief Executive Officer, to be appointed by the Board in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed by the Board. The Director General shall be responsible for the management of the Corporation and for its procedures in financial and other matters under delegation from the Board and subject to the oversight and directions of the Board. Ensure the proper implementation of strategies and policies approved by the Board and put in place appropriate arrangements to ensure that funds and resources are properly safeguarded and are used economically, efficiently and effectively and in accordance with the state-owned enterprise business plan, the primary objective and all the statutory obligations. Mr. Minister Law, do you oppose it? I don't oppose, sir. I endorse these. Now I put the amendment as moved by Mr. Akil Malik to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted. Now I put clause 6 as amendment to the House. The question is that clause 6 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 6 as amended stands part of the bill. The question is that clause 7 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 7 stand part of the bill. Clause 8. The question is that clause 8 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 8 stands part of the bill. Insertion of new clause 9. There is an amendment for insertion of new clause 9 standing in name of Mr. Akil Malik MNA. That in the Pakistan Broadcasting Corporation Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, after clause 8, the following new clause shall be added, namely, addition of new section 22A, Act of 1973. In the said Act, after section 22, the following new section 22A shall be inserted, namely, 22A, removal of difficulties. If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Act, the federal government may make such order not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for the purposes of removing the difficulty. Mr. Minister, do you oppose? No, sir, I don't oppose, and I endorse the amendment. Now I put the amendment as moved by Mr. Akil Malik to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted, and new clause 9 stands part of the bill. Clause 1, preamble and short title. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and so the clause 1, preamble and short title stands part of the bill. Item number 10, Senator Azam Tarar Saab. Honorable Speaker, I wish to move that bill further to amend the Pakistan Broadcasting Corporation Act 1973, the Pakistan Broadcasting Corporation Amendment Bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend Pakistan Broadcasting Corporation Act 1973, the Pakistan Broadcasting Corporation Amendment Bill 2024 be passed.
All those in favor may say aye. Aye. All those against may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted and consequently bill is passed. Item number 11, Senator Azam Tarar Sahab. Sir, I wish to move that the bill further to amend National Shipping Corporation Ordinance 1973, the Pakistan National Shipping Corporation Amendment Bill 2024, as reported by a standing committee, be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the National Shipping Corporation Ordinance 1973, the Pakistan National Shipping Corporation Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is now taken up by clause by clause. Clause number 2 to 11. The question is that 2 to 11 stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently clause 2 to 11 stand part of the bill. Insertion of new clause 12. There is an amendment of insertion of new clause 12 standing in the name of Mr. Akil Malik MNA. Mic khole. That in the Pakistan National Shipping Corporation Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee after Clause 11, the following new Clause 12 shall be inserted, namely, substitution of Section 40, Ordinance 10/20 of 1979 in the Pakistan Shipping Corporation Ordinance 1979. For Section 40, the following shall be substituted, namely, removal of difficulties. If a difficulty arises in giving effect of any of the provisions of this ordinance, the federal government may make such order not inconsistent with the provisions of this ordinance and the State-Owned Enterprises Governance and Operations Act 7 of 2023, as may appear to be necessary for the purposes of removing the difficulty. Minister for Law and Justice. Sir, I support this. I endorse this. Okay. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted and the new clause 12 stands part of the bill. Clause 1 preamble and short title. The question is that the clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it. So clause 1 preamble and short title stand part of the bill. Item number 12, Senator Azam Nazir Tarar Sahab. Mic khole. I wish to move that bill further to amend the National Shipping Corporation Ordinance 1973, the Pakistan National Shipping Corporation Amendment Bill 2024 may be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the National Shipping Corporation Ordinance 1973, the Pakistan National Shipping Corporation Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted and consequently the bill is passed. Item number 13, Senator Azam Nazir Tarar Sahab. Sir, I wish to move that bill further to amend the Pakistan Postal Services Management Board Ordinance 2002, the Pakistan Postal Services Management Board Amendment Bill 2024, as reported by Standing Committee, be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Postal Service Management Board Ordinance 2002 and Pakistan Postal Services Management Board Amendment Bill 2024 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is now taken up clause by clause. Clause 2. The question is that the
Clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently Clause 2 stands part of the bill. Clause 3. The question is that Clause 3 do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently Clause 3 stands part of the bill. Insertion of new Clause 3A. There is amendment of insertion of new clauses 3A standing in the name of Mr. Akil Malik MNA. That in the Pakistan Postal Services Management Board Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee after Clause 3, the following new Clause 3A shall be inserted, namely 3A, insertion of Section 3A Ordinance of 2002. In the Pakistan Postal Services Management Board Ordinance 2002, after Section 3, the following new Section 3A shall be inserted, namely 3A, application of SOE Act. Notwithstanding anything contained in this ordinance, the SOE Act, including Sections 12, 15 and 22 thereof, shall apply to the provisions of this ordinance, and in case of any inconsistency between the provisions of this ordinance and the SOE Act, the provisions of the SOE Act shall prevail. Minister Law, do you oppose? Sir, I don't oppose and I endorse this amendment. Now I put the amendment as moved by Mr. Akil Malik. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted. New Clause 3A stands part of the bill. Clauses 4 to 13. The question is that the Clause 4 to 13 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently Clause 4 to 13 stand part of the bill. Insertion of new Clause 14. This is an amendment of insertion of new Clause 14 standing in the name of Mr. Akil Malik MNA. Mike Kholem. That in the Pakistan Postal Services Management Board Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee after Clause 13, the following new clause shall be inserted, namely substitution of Section 28 Ordinance of 2002. In the said ordinance for Section 28, the following shall be substituted, namely 28, removal of difficulties. If a difficulty arises in giving effect any of the provisions of this Act, the federal government may make such order not inconsistent with the provisions of the Pakistan Postal Services Management Board Ordinance 2002 of 2002 and the State-Owned Enterprises Governance and Operations Act 2023, 7 of 2023, as may appear to be necessary for the purposes of removing the difficulty. Law Minister, do you oppose? No, sir, I don't oppose, rather I endorse the same. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment adopted, and the new Clause 14 stands part of the bill. The question is the Clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and the Clause 1 preamble and short title stands part of the bill. Item number 14, Senator Azam Nazir Tarar Saab. Sir, I wish to move that the bill further to amend the Pakistan Postal Services Management Board Ordinance 2002, the Pakistan Postal Services Management Board Amendment Bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend Pakistan Postal Service Management Board Ordinance 2002, the Pakistan Postal Service Management Board Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and the motion is adopted, and consequently the bill is passed. Item number 15, Senator Azam Nazir Tarar Saab. Sir, I wish to move that bill further to amend National Highway Authority Act 1991,
the National Highway Authority Amendment Bill 2024 as reported by Standing Committee be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the National Highway Authority Act 1991, the National Highway Authority Amendment Bill 2024 as reported by the Standing Committee to be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is now taken up clause by clause. Clauses 2 to 13. The question is that the clause 2 to 13 do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently clauses 2 to 13 stand part of the bill. Insertion of new clause 14. This is amendment. Insertion of new clause 14 is standing in the name of Mr. Akil Malik. Akil Malik sahab ka mic khole. That in the Pakistan National Highway Authority Amendment Bill 2024 as reported by the Standing Committee after clause 13, the following new clause 14 shall be inserted, namely 14 substitution of section 33 Act 11 of 1991 in the Pakistan National Highway Authority Act 1991, 11 of 1991 for section 33, the following shall be substituted, namely 33 removal of difficulties. If a difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Act, the federal government may make such order not inconsistent with the provisions of this Act and the State-Owned Enterprises Governance and Operations Act 2023, 7 of 2023, as may appear to be necessary for the purposes of removing the difficulty. Minister Law, do you oppose? Sir, I endorse the amendment. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted and new clause 14 stand part of the bill. The question is that clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and so clause 1 preamble and short title stands part of the bill. Item number 16, Senator Azam Nazir Tarar Saab. Sir, I wish to move that the bill further to amend the National Highway Authority Act 1991, the National Highway Authority Amendment Bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the National Highway Act 1991, the National Highway Authority Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted and consequently bill is passed. Item number 17, motion of thanks. The discussion of the motion of thanks moved by Senator Azam Tarar Saab. मेरे ऑपोजिशन के भाई अभी कुछ सुनने के मूड में नहीं है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने एक लफ्ज़ पढ़े और समझे बगैर ये कवानीन जो इन पे एहतजाज किया। सर मेरे ख्याल में सर एक कॉल अटेंशन नोटिस है, अगर वो ले लिया जाए पहले इस माहौल में। कॉलिंग अटेंशन नोटिस अगर अवैस लगारी साहब बैठे हैं जी, एक ये कर लेते हैं, एक ये कर ले, एक और
ऑर्डर इन द हाउस, अभी कॉलिंग अटेंशन नोटिस लेंगे। हाँ, कॉलिंग अटेंशन नोटिस मियां गौस मोहम्मद साहब। माइक खुला हुआ है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे टाइम इनायत किया। जनाब अली, वापडा का सारिफ बिजली की कीमत के साथ साथ दर्ज झैल टैक्स भी अदा करता है। इनकम टैक्स, जनरल सेल टैक्स, मजीद फाजिल टैक्स, FPA, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स, बिजली ड्यूटी, TV फीस टैक्स। वापडा के SOPs के मुताबिक ट्रांसफार्मर जब जल जाए तो देहातों में 8 से 6 घंटे में बिजली बहाल कर दी जाती है। आप पहले पढ़ें जनाब, आप पहले पढ़ें, उसके बाद एक सवाल बाद में कर सकते हैं जब मिनिस्टर रिस्पॉन्ड करेगा। सवाल किधर है? यही है, आप पढ़ें उसको पहले। मैं वही पढ़ रहा हूँ ना। शुरू करो। हाँ, वजीर बराए तवानाई बिजली की तवज्जो अवाम की गहरी तशवीश के बायस बनने वाली फौरी अवामी अहमियत के मामलात की जानिब मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वो खुला हुआ जी, मिनिस्टर पावर। बहुत मेहरबानी जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। इनके जो कॉलिंग अटेंशन का नोटिस है उसके 3 मुख्तलिफ हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है वो हमारे बिल्स के अंदर जो टैक्सेस, ड्यूटीज़, PTV फ़ी एंड सर चार्जेस की जो डिटर्मिनेशन है उसके मुतालिक है कि वो कस्टमर से लिए जाते हैं। तो मैं इसमें ज़रा क्लैरिटी के साथ आपके सामने पेश करूँ इस हाउस की बेनिफिट के लिए कि जितने भी टैक्सेस, ड्यूटीज़, PTV फ़ीस जो हैं उसका हमारे जो बिजली के बिल की रिसीव्ड अमाउंट है उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये FBR और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का टैक्सेस वसूल करने का एक सिर्फ ज़रिया है। यानी जो टेलीविज़न की फ़ीस है वो सारी PTV के महकमे को जाती है, उसका हमारे महकमे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ रिसीव करने की आसानी और उसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जो सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स वगैरह हैं वो भी FBR के मैकेनिज़्म हमारे बिल्स को इस्तेमाल करके सिर्फ रिसीव करता है। उसका भी बिजली के जो रिसीव्ड अमाउंट्स हैं, हमारी जो क्लियरेंसेस होती हैं, जो CPPA की पेमेंट्स होती हैं, जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं या फ्यूल चार्जेस हैं, उसके साथ कोई उसका ताल्लुक़ नहीं है। वो भी FBR के लिए हम एक बिजली के बिलों के ज़रिए एक सिर्फ कलेक्शन एजेंट के तौर के ऊपर काम करते हैं। उसका बिजली के बिलों और बिजली के निज़ाम के साथ उसकी एफिशिएंसीज़ या इनएफिशिएंसीज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा आपका जो हिस्सा है FCAs और QTAs का, ये आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है और इस ऐवान को संजीदगी के साथ इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर बिजली की जो कीमत का तयन है वो आजकल जो एक कीमत के तयन करने का सिस्टम है वो साल में एक दफ़ा टैरिफ मुकर्रर होता है और वो मुकर्रर होता है अगले साल की 4-5 चीज़ों को एज वेरिएबल्स उसको प्रिज्यूम करके और अज्यूम करके। यानी उसमें सबसे बड़े कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक उसके अंदर जो पाकिस्तान का US डॉलर्स के साथ फॉरेन करेंसी का रेट है वो है, एक आपका इंटरेस्ट रेट है, एक आपके जो फ्यूल की कीमत होती है
जो आपकी एनर्जी कॉस्ट के अंदर डिटरमिन उसको करने में मदद करती है, एक वो है, और एक आपके इंटरेस्ट रेट्स हैं, और 2-3 और कोई वो नेग्लिजिबल अमाउंट्स हैं जो मुख्तलिफ और वेरिएबल्स के ज़रिए होते हैं। तो साल में एक दफ़ा इसका तयन होता है, हर महीने और हर 3 महीने के बाद फ्यूल के चार्जेस और इंटरेस्ट रेट्स को सामने रखते हुए जितनी आपकी एक्चुअल होती है और जो साल के शुरू में डिटरमिन होता है, उसका जो फ़र्क होता है वो आपके QTAs और FCAs के अंदर एडजस्ट होता है। पिछले 6 महीने में QTAs के अंदर बाकायदा 3-3 महीने के बाद कमी आई, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर असरअंदाज हुआ, फॉरेन करेंसी चेंजेस के ऊपर की बेसिस के ऊपर हुआ। उसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कमी और ज़्यादती होती है। ये FCAs और QTAs को डिटरमिन करते हैं। अगला जो हिस्सा है उसका इस कॉलिंग अटेंशन का, वो आपके ट्रांसफार्मर्स की वर्कशॉप्स के सिलसिले में है। तो उसके मुतालिक मैं आपको बताऊं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो नंबर ऑफ वर्कशॉप्स हैं आपकी, वो आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के अंदर मुख्तलिफ नंबर ऑफ वर्कशॉप्स हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ ट्रांसफार्मर्स को रिपेयर करने की कैपेसिटीज़ मौजूद हैं। यानी 2007 जुलाई 2023 से लेके अप्रैल 2024 तक आपके वो लेस्को के अंदर 1132 ट्रांसफार्मर्स की रिपेयरिंग हुई। गुजरावाला की कंपनी के अंदर 3000 ट्रांसफार्मर्स की रिपेयरिंग हुई। फैसलाबाद की कंपनी के अंदर 7000 ट्रांसफार्मर्स रिपेयर हुए। इस्लामाबाद के अंदर 1672 रिपेयर हुए। मैपको के अंदर 4800 रिपेयर हुए। पेस्को के अंदर 7600 रिपेयर हुए। कैस्को के अंदर 1000, सेप्को के अंदर 443 और हेस्को के अंदर 487 ट्रांसफार्मर्स रिपेयर हुए। वर्कशॉप की जो कैपेसिटी थी वो लेस्को के अंदर 18,000 ट्रांसफार्मर्स को सालाना रिपेयर करने की कैपेसिटी मुख्तलिफ वर्कशॉप्स के अंदर मौजूद है। गैपको के अंदर 12,000 की कैपेसिटी सालाना है। फेस्को के अंदर 4,000 की है। आइस्को के अंदर 15,000 की है। मैपको के अंदर 10,000 की है। पेशावर कंपनी के अंदर 29,000 की है। कोयटा के अंदर 1,000 की है। सेप्को के अंदर 2400 की है। और हेस्को के अंदर 4500 ट्रांसफार्मर्स को रिपेयर करने की कैपेसिटी मौजूद है। नंबर ऑफ वर्कशॉप्स जो आपकी हैं वो मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर मुख्तलिफ हैं। उन वर्कशॉप्स के अंदर जो वो तादाद है उसके अंदर हम 8 वर्कशॉप्स का इजाफा कर रहे हैं। एक झंग में, एक पेशावर में, एक हज़ारा में, एक स्वात में, एक जामशोरों में, एक हैदराबाद के अंदर और मीरपुर ख़ास के अंदर एक कारें। यहाँ मैं आप लोगों को ये भी एक्सप्लेन करता चलूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर रेगुलेटर की दी हुई एक वक्त का तयन है कि इतनी देर के अंदर देहात का ट्रांसफार्मर रिपेयर होना चाहिए और इतनी देर के अंदर शहरी इलाके का होना चाहिए, वो हमारी कोई भी कंपनी इस वक्त अचीव नहीं कर रही। हमारी कंपनियां जब ट्रांसफार्मर्स ख़राब होते हैं तो जो रेगुलेटर ने एक तयन वक्त का किया हुआ है कस्टमर्स की बेहतरी के लिए, हम उसे तकरीबन कहीं 2 गुना ज़्यादा, कहीं 4 गुना ज़्यादा और कहीं 10-10, 20-20 गुना ज़्यादा वक्त के अंदर ट्रांसफार्मर्स को रिपेयर करते हैं, जिसकी वजह से जले हुए ट्रांसफार्मर्स के अंदर लोगों को मुश्किलात का सामना और हमारी कमज़ोर सर्विस डिलीवरी का क्लियरली वो रिफ्लेक्ट करता है और हमारी कंपनीज़ की नाअहली और इनएफिशिएंसीज उसके ज़रिए आया होती हैं। तीसरा हिस्सा जो आपका इस वक्त जो इस बाकायदा कॉलिंग अटेंशन का एक हिस्सा है वो है कि आपकी जब एक दफ़ा डिसकनेक्शन हो जाए तो उसके अंदर मीटर और तार का ख़र्चा जो है
वो कंपनीज के रूल्स और हमारी पूरी जो सिस्टम का एक वो है, उसके अंदर एक दफ़ा आप डिस्कनेक्ट हो जाएं तो दोबारा जब आप कनेक्ट होते हैं उस सिस्टम के अंदर तो आपको मीटर की कीमत और तार की कीमत दोबारा पे करनी पड़ती है, जो आपने पहले पे कर चुके होते हैं। और डिस्कनेक्ट जब आप होते हैं उससे आपका उस मीटर और उस तार के खर्चे करने का जो हक है वो आपको नए मीटर के कनेक्शन और तार के अंदर अवेलेबल नहीं होता। तो जो भी ऑनरेबल मेंबर्स ने जो सवाल किया था, जो कॉलिंग अटेंशन था, वो इन 3 बेसिक मौज़ूआत की बेसिस के ऊपर था, जिसका मैंने अपनी अक्ल फ़हम के मुताबिक आपके सामने जवाब रख चुका हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, टू आस्क वन क्वेश्चन जी। जी वज़ीर साहब ने फरमाया है कि मुख्तलिफ अल्फाज की गेम खेल के पूरे वापडा की करप्शन को कवर किया है, और इस वक्त पोजीशन ये है कि देहातों में इनके SOPs के मुताबिक 6 से 8 घंटे में जो भी ट्रांसफार्मर जल जाए उसको बहाल करके वहाँ रखना वापडा की ड्यूटी है। और मीटर और तार के जो पैसे होते हैं वो पहले खुद जो कंज्यूमर है वो उसकी ऑनरशिप है, मलकियत है, वो उसके पैसे अदा कर चुका होता है। जब वो डिस्कनेक्ट होता है मीटर या तार तो चाहिए ये कि जब वो बिल अदा कर दे वो उसकी मलकियत है, दोबारा मीटर और तार लगाया जाए। वापडा के बारे में जो सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट है, मेरा सवाल इनसे, यकीनन ये पेंसिल लेके लिखेंगे, इनकी पेंसिल पिघलेगी नहीं, मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो IPPs हैं, IPPs उनमें पाकिस्तान में कितनी तादाद है और उनके मालिक कौन कौन हैं और किन किन के सर IPPs जो हैं पाकिस्तान में, प्राइवेट प्लांट पाकिस्तान में, उनकी कितनी तादाद है और उनके मालिक कौन कौन हैं और किन किन मकामात पर नस्ब हैं, और ये साल 2023 में हुकूमत पाकिस्तान से कितनी रकम वसूल कर चुके हैं। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, पेंसिल लेके लिख रहे हैं, मेरे ख्याल में वो लिख भी नहीं रहे, ये तो ऑर्डर कर दें कि IPPs कितनी है। अच्छा दिल में लिख रहे हैं, अच्छा IPPs के कितने प्लांट हैं, कहाँ कहाँ नस्ब है पाकिस्तान में, कौन कौन मालिक हैं, और पिछले 1 साल में उनको कितनी पेमेंट्स हुकूमत पाकिस्तान और खजाने से की जा चुकी हैं, और उनसे कितनी बिजली ली गई है, ये कितनी बिजली ली गई है। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त मैं ये समझता हूँ, सर 1 मिनट, मैं ये समझता हूँ कि 25 करोड़ अवाम में अगर कोई कैंसर है तो वो महकमा वापडा है, और 25 करोड़ अवाम को ये दोनों क्या 10 हाथों से लूट रहा है, और सर्विसेज इनकी ज़ीरो है। ये तार उतार लेते हैं, मीटर के पैसे लेते हैं, फिर रिश्वत मांगते हैं, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं तो कहते हैं कोयल जल गई है, इसके 2 कोयल जल गई है तो इसके 2 लाख रुपया दें, ये उसमें पैसे मांगते हैं। मीटर को खुद तारें लगा के कहते हैं ये चोरी हो गई है, उस पर पर्चे देते हैं और अपनी रिकवरी करते हैं। ये दोनों क्या 10 हाथों से पूरी अवाम पाकिस्तान 25 करोड़ से तंग है। ठीक है, और तशरीफ रखें जी। मिनिस्टर पावर, बस हो गया, एक सवाल पूछ सकते हैं, आपने बहुत सारे पूछ लिए, अब तशरीफ रखें। मिनिस्टर पावर। सर एक तो मैं, क्योंकि ये चीज़ें सारा रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही हैं, तो मैं ऑनरेबल मेंबर को ज़रा अगर वो माइंड ना करें तो मैं उनको बता दूं ये वापडा का महकमा नहीं है। वापडा का महकमा का बिजली की कंपनियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। वापडा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है ऑनरेबल मेंबर साहब, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंडर है, और वो सिर्फ जो पानी से बने हुए जो बिजली के घर हैं और डैम्स हैं वो उसका ख्याल रखते हैं। तो मैं सिर्फ रिकॉर्ड के ऊपर लेके आ रहा हूँ। दूसरा सर, मैंने आपके
जी, मगरिब की आज़ान के और नमाज के वक्फे से पहले मैंने आमिर जी डोगर साहब ने मेहरबानी करके इस बात की तरफ अटेंशन ड्रॉ की थी कि मैं मुकम्मल तौर के ऊपर अपना पूरा दिन, जब भी पार्लियामेंट का हुक्म होगा, इस बिजली के महकमे के 3 मेजर सब सेक्टर्स हैं। एक ट्रांसमिशन है, एक जनरेशन है और एक डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सवाल ऑनरेबल मेंबर साहब ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के 2 इश्यूज के ऊपर खड़ा किया था कॉलिंग अटेंशन का। एक ट्रांसफार्मर्स के वर्कशॉप्स के सिलसिले में, एक डिसकनेक्शन के बाद बिजली उसका पैसा कौन देता, मीटर का और तार का, और तीसरा उन्होंने टैक्सेस की बात की थी। इन तीनों सवालात का और जो मौजू हैं उनका आईपीपीज़ के साथ और आईपीपी के नामों के साथ और कितनी पेमेंट हो चुकी हुई है उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मैं जवाब देना फ़र्ज समझूंगा। ये इन्फॉर्मेशन, माफ़ करें, मैं गलत कोई इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता। इस इन्फॉर्मेशन के साथ जब भी आप दोबारा सवाल या कॉलिंग अटेंशन करेंगे या पूरी डिबेट करेंगे, मैं मुकम्मल तौर के ऊपर आपके सामने पेश करूँगा। आईपीपीज़ की तादाद कितनी है, उसमें से मेरिट ऑर्डर क्या होता है, सस्ता प्लांट कब ऑन होता है, अगला महंगा कब होता है, अगला महंगा कब होता है, डिमांड के मुताबिक, ट्रांसमिशन के कंस्ट्रेंट्स के मुताबिक, फर्नेस ऑयल वाले क्या हैं, कौन से सेठ हैं, कौन उसके मालिक हैं। मुझे कोई चीज़ छुपाने का ना शौक़ है, ना ज़रूरत है, ना किसी की मजबूरी है, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ये 1997 से लेके अभी तक जितने प्लांट्स जब ऑर्डर हुए, क्या उसके मंतक था, किन कंडीशंस के ऊपर ऑर्डर हुए, ये तमाम चीज़ें हम पूरे दिन की डिबेट के अंदर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये कल परसों में बेशक रखें, ताकि पूरा दिन इसके ऊपर तफसील से बात हो। कौन किसका कसूरवार है, डिमांड का क्या प्रॉब्लम है, ट्रांसमिशन का क्या है, मेरी कंपनीज का क्या है। और देखें, अपने महकमे को की गलतियां एक्सेप्ट करना, अपने महकमे की कोई किसी बेवा की तरह, एक तो बराए मेहरबानी बेवाओं को हर सियासी मामले के अंदर घसीटे ना। बेवाएं बड़ी बाइज्जत और अच्छी हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं। बेवाएं क्यों बेचारी रोती हैं? अगर वो रोती हैं तो रोती होंगी, उसमें मेरे साथ या उनके साथ किस चीज़ का जी ताल्लुक है। और मैं अगर एक्सेप्ट करूंगा अपने महकमे की गलतियां को, क्या आपके सामने झूठ बोल के फिर भी क्लैपिंग करूं अपने महकमे की गलतियों के लिए? कौन एक्सेप्ट करेगा गलतियों को? कौन करेगा? कि हल भी बताएंगे, हल जितना वक्त हमें मिला है उसके अंदर आपको हल करके भी दिखाएंगे। पहले भी हमने हल करके दिखाया है। इसी मुल्क के अंदर मवासलात का निज़ाम का बेड़ा गर्क था। पीटीसीएल के महकमे के एक एक फोन कनेक्शन के लिए हम बुजुर्ग एमएनएस बैठे हुए हैं। एमएनएस वजीरों के पीछे दरखास्तें लेके फिरते थे कि 10 कनेक्शन दिलवा दो। वो जमाने में भी प्राइवेटाइजेशन और कंपटीशन क्रिएट करके पूरे मुल्क के अंदर हमने हुकूमत और अफसरशाही से इन महकमों की जान छुड़वाई थी। यही रवैये के साथ बिजली की जो तकसीम वाली कंपनीज हैं उनकी भी प्रॉपर तरीके से प्राइवेटाइजेशन, कंसेशन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए इनको भी बेहतर करने की जरूरत है। जो आईपीपीज की मौसूफ बात कर रहे हैं, आज हम पिछले 2 महीने से वर्किंग कर चुके हैं। कौन से आईपीपीज हैं जिनकी कैपेसिटी की पेमेंट्स हो रही है लेकिन बिजली बना नहीं रहे? उनको रिटायर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट से कितना अपफ्रंट पैसा देना होगा, उसमें कितना डिस्काउंट हम उनसे ले सकेंगे, ये तमाम बड़ी तफसील से, और ये पार्लियामेंट डिजर्व करती है, पार्लियामेंट का हक है। मैं आपकी उधर इस स्टेज के ऊपर खड़ा होके आप मुझे प्रेजेंटेशन की इजाज़त दें, मैं अपने तमाम ऑनरेबल मेंबर्स को एक पूरी प्रेजेंटेशन दूंगा। 3 घंटे लगेंगे उसके। मैं प्रेजेंटेशन देने को तैयार हूं, और किसी इंजीनियर का आप लोग एक्सपर्ट्स लेके आए, मैं भी एक्सपर्ट्स लेके आऊंगा। एक एक चीज को हम आपके सामने ट्रांसपेरेंसी से रखेंगे ताकि आपकी मुकम्मल जी तसल्ली हो। लेकिन ऑनरेबल मेंबर से मैं एक गुजारिश करूंगा, सर मैं जरा खत्म कर रहा हूं बात, आप मेरी आखिरी वो बेवाओं वाली आवाज तो सुन लें, बैक बात सुन लें। ये जो
ये जो इन्होंने सवाल किया है आईपीपीएस का, इस आईपीपीएस के सवाल, इस आईपीपी के सवाल का अगर इनको पार्लियामेंट्री कोई रूल्स और रेगुलेशन का अंदाजा है, वरना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को या बैरिस्टर साहब को कहूँगा इनको रूल्स रेगुलेशंस का भी बता दें कि इन्होंने एक इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू कॉलिंग अटेंशन मांगी है। वो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन आई एम नॉट obliged टू टेल हिम बिकॉज आई डोंट रिमेंबर दैट। जब आज सवाल किया इन्होंने, वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कल मैं इनके सामने पेश कर दूंगा। मलिक मोहम्मद आमिर डोगर साहब, तो आस्क वन क्वेश्चन। आमिर साहब जवाब, आप सवाल पूछें। स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाऊंगा। अभी जो लेजिस्लेशन हुई है और जिस तरह से बिल्डोज किया गया है, मैं इस पे रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि लॉ मिनिस्टर साहब क्योंकि बैठे हुए हैं, रूल्स 288 को सस्पेंड किया। तो सर क्या रूल 288 को सस्पेंड करके जो आज बिल्डोज की गई इस लेजिस्लेशन को, कि आपसे कंसेंट ली गई, कि आपसे इसकी रजामंदी ली गई? अगर रजामंदी ली गई तो सर किस तरीके से ली गई? सर मुझे आपसे जवाब चाहिए क्योंकि आप कस्टोडियन हैं। आप सवाल करें। नहीं सर, मेरी यही बात मुकम्मल होगी, पहले आप मुझे इस सवाल का जवाब दें। चलें आप सर। उसके साथ बात सर 1, 2, 3 रूल्स जो है उसमें सर जो सस्पेंड किया गया, ये हमें हक देता है सर। जो भी कायमा कमेटी की रिपोर्ट आएगी सर, उस पर 2 दिन के लिए कंसिड्रेशन होगी, बहस होगी, हम सर उसमें अमेंडमेंट देंगे और उसके बाद सर वो लेजिस्लेटिव बिजनेस का हिस्सा बनेगी। सर मैं ये देख रहा हूँ पिछले 4 महीने से, क्योंकि ये जाली असम्बली है, फॉर्म 47 की असम्बली है, सारी लेजिस्लेशन सर टोटल। डोगर साहब सर मेरी बात, अगर आप कॉलिंग अटेंशन ये नहीं करना चाहते तो मैं हाउस एडजर्न कर देता हूं। रिकॉर्ड पे लाने दें सर, मुझे दुख हो रहा है सर। आप कॉलिंग अटेंशन ले लें, उसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर में आप बोल लीजिएगा सर। टोटल कॉलिंग अटेंशन के बीच में बिल्डोज कर रहे हैं, जमहूरियत की नफी कर रहे हैं, रूल्स को सस्पेंड कर रहे हैं। कोई एक लेजिस्लेशन दिखाएं जो अकॉर्डिंग टू लॉ, रूल्स प्रोसीजर के तहत, ड्यू प्रोसेस के तहत आपने की हो। और सर मेरे एहतराम है लॉ मिनिस्टर साहब का। सर ठीक है, कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी मिनिस्टर जो है वो असेंबली का बिजनेस ले सकता है, लेकिन सर रूल 6 ये कहता है हमारा रूल्स ऑफ प्रोसीजर का कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मिनिस्टर की है। सर 4 मिनिस्ट्रियों का बिजनेस आज आया, आजम नज़ीर तारिक साहब ने टेकअप किया। बचपन में सुनते थे ना सर, एक रेडियो में मशहूरी चलती थी कि बोते पानी दा इक्को हल, नवाब ट्यूबवेल, नवाब ट्यूबवेल। तो सर सारे मसाइल का हल आजम नज़ीर तारिक साहब है। सर ये मेरा एहतजाज रिकॉर्ड करें। अब सर मैं सवाल करता हूँ सर, अब मैं सर सवाल करता हूँ सर मिनिस्टर साहब से एक सवाल है कि जिस तरह मैंने पहले कहा, इन्होंने इंश्योर किया हाउस को कि इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि सर पावर की मिनिस्ट्री का मसला नवाबशाह से भी है, मुल्तान का भी है, मर्दान का भी है, लाहौर का भी है, पूरे पाकिस्तान का है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहले तो ये कि जो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं और सर उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो इंतहाई नाक़िस इस्तेमाल होता है। नया ट्रांसफार्मर जब हमें मिलता है कुछ ही महीनों के बाद वो पटाखा बोल जाता है। तो सर जो इनकी परचेज़ है, अगर आप देखें आजकल डिप्टी स्पीकर साहब आपकी तवज्जो चाहिए कि 3 महीने के बाद नया ट्रांसफार्मर जो है ना वो फट जाता है। और सर महकमा खुद चोरी करवाता है नए ट्रांसफार्मर्स, महकमा खुद उसकी कॉपर की तारें बेचता है, उसमें उसका ऑयल बेचता है, और फिर महकमा खुद हमें ये कहता है कि जी प्राइवेट वर्कशॉप बनी हुई है जो महकमे के एहलकारों ने बनाई हुई है, आप वहाँ से रिपेयर करवा लें। सर मेरा सवाल ये है कि मेहरबानी ये करें, गर्मियों का सीज़न है, वो ट्रांसफार्मर्स वर्कशॉप की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। और दूसरा सर इसके साथ एक ज़िम्नी है कि अब लोगों ने अपनी मदद आपके तहत,
क्योंकि इतनी महंगी बिजली और फिर बिजली चोरी और लाइन लॉसेस और फिर वापडा के महकमे की बदमाशियों से तंग आकर लोग सोलर की तरफ चले गए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले गए हैं। तो क्या सर इस बजट में कोई सेल्स कोई टैक्स सोलर प्लेट्स पर या सोलर जिन लोगों ने लगाई है कोई तजवीज़ है? अगर वो है तो सर ये ज़ालिमाना इकदाम होगा, अपोजिशन उसको सर अपोज करेगी। शुक्रिया। मिनिस्टर पावर। जी डिप्टी स्पीकर साहब, शुक्रिया ऑनरेबल मिनिस्टर का। जो रिलेटेड सवालों के जवाब मेरे पास, चाहे वो इस कॉलिंग अटेंशन से रेलेवेंट नहीं भी हैं, जो मेरे पास है मैं आपको साथ साथ इंशाल्लाह देता जाऊंगा। एक तो किसी किस्म की जो सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम्स हैं, एक तो जो नेट मीटरिंग सिस्टम्स में सोलर नहीं लगा रहे उनका तो हुकूमत के साथ कोई लेन देन भी नहीं है, उनको खुली आज़ादी भी इस मुल्क के अंदर है। उसकी इंपोर्ट के ऊपर किसी किस्म की ना रिस्ट्रिक्शंस हैं, ना कोई टैक्सेस हैं, ना कोई ड्यूटीज़ हैं, और वो लोग धड़ाधड़ हमारे सिस्टम की महंगे होने की वजह से लोग हमारे ग्रिड से हट रहे हैं और डिमांड के अंदर हमारे ओवरऑल ग्रिड के अंदर श्रिंक हो रहा है। पिछले एक साल के अंदर डिमांड बढ़ने के बजाय, इकॉनमी बढ़ने के बजाय और ग्रोथ आने के बजाय हमारे डिमांड के ऊपर 8% की कमी आई है, जिसकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट्स का और भी बोझ बढ़ रहा है। तो जो आमिर साहब ने, जो MNA साहब ने बात की, हमारी गलत सर्विसेज, हमारी लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस, कस्टमर केयर, ट्रांसफार्मर्स के इश्यूज़, इनकी वजह से लोग जो ऑफ ग्रिड, मैं खुद एग्रीकल्चर एक ट्यूबवेल्स का ओनर हूँ, मैं खुद ट्रांसफार्मर से हट के और शमसी तवानाई पे शिफ्ट हो चुका हूँ और लोग भी हो चुके हैं। तो हमारा हुकूमत का किसी किस्म के टैक्सेस लगाने का, ये मैंने अपर हाउस के अंदर भी एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी और आज भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ स्टेट कर रहा हूँ कि 1,15,000 इस वक्त सोलर नेट मीटर्स के ओनर्स हैं। उन्होंने जब ये नेट मीटर्स लगाए तो उस वक्त एक लाइसेंस के ऊपर साइन किया जिसके तहत वो बिजली बेचेंगे और हम ख़रीदेंगे। उस लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस का चेंज होने का ना हुकूमत के पास इख्तियार है, ना सवाल पैदा होता है कि हम उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करें। तो ये बात कम्प्लीटली क्लियर है। जो फ्यूचर के अंदर कनेक्शंस लगाएंगे उसके अंदर भी कोई भी किसी किस्म की उसकी कीमत के अंदर रद्दो बदल करने का कोई इरादा नहीं है अभी तक। लेकिन ये बात हकीकत है और इसके ऊपर हम रिसर्च भी कर रहे हैं, करने का हक भी रखते हैं और उसको स्टडी भी कर रहे हैं कि आपकी इस वक्त जो सोलर सिस्टम्स को लगाने की कीमत है वो आज से 4-5-6 साल पहले जब मैं वज़ीर था 2017 के अंदर पावर का, तो नेट मीटरिंग हमने शुरू की थी, हमारी जमात के दौरे हुकूमत में शुरू हुई थी, जो पिछले साल के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुई है बिकॉज कीमतें कम गई हैं। जब कीमतें कम हुई हैं तो इस वक्त एक सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट करने का पूरा पैसा तकरीबन 18 से 21 महीने में आज इन्वेस्टर को पूरा हो रहा है, जो पहले आज से 5-6 साल पहले 3.5 से 4 साल में पूरा होता था। ये एक विंडफॉल प्रॉफिट है जो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 1,15,000 इन्वेस्टर्स को अवेलेबल है। इस वक्त हम समझते हैं कि सोलर की कंट्रीब्यूशन बहुत कम है और इसको बढ़ता रहना चाहिए, इसलिए हम इसको इनकरेज भी करेंगे और कोई इसके ऊपर ना फिक्स टैक्स ना किसी वेरिएबल टैक्स लगाने का कोई इरादा हुकूमत का नहीं है, मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ। दूसरी बात आपने ट्रांसफार्मर्स की ऑनरेबल मेंबर साहब ने की, ट्रांसफार्मर्स का जल जाना, उनका इस रैकेट में इन्वॉल्व होना। अब मैं अगर अपने महकमे की चीज़ों को, गलतियों को एक्सेप्ट ना करूं तो मैं क्या करूं? देखिए, महकमे के अंदर ट्रांसफार्मर्स और वर्कशॉप्स की, हमारे देहात के इलाके में हम सब जानते हैं, बाकायदा ट्रांसफार्मर्स के अंदर जो ऑयल और कॉइल्स हैं उनको चोरी करने के बाकायदा गैंग्स हैं। वो गैंग्स वर्कशॉप्स और हमारे ऑफिसर्स के एक रैकेट के अंदर इन्वॉल्व हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला स्सलाह हय्य अला स्सलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। मिनिस्टर पावर। जी आखिरी सर बात माफ़ करें, मैंने लंबा जवाब दिया लेकिन इसकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरा एक रैकेट मौजूद है और प्लीज़ इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जब तक आप मिनिस्ट्रीज़ के जॉइंट सेक्रेटरीज़ और वज़रा के ज़रिए इन कंपनीज़ को चलाते रहेंगे, ये रैकेट्स और ये मैनेजमेंट के इश्यूज़ रहेंगे। और माजी के अंदर पाकिस्तान की तारीख़ में ये हुआ है, चाहे जिस मर्ज़ी की हुकूमत आई हो। इस वक्त हम एक बहुत सीरियस एफर्ट कर रहे हैं कि हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को और बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स को डीपोलिटिसाइज करके और मिनिस्ट्री के चुंगल से बाहर करें, और उसी वक्त ये ब्रेक इन होगी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग माफियाज हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पीडीज, चीफ इंजीनियर, सीईओज, इन तमाम ऑफिसर्स की माजी के अंदर कीमतें लगती रह गई हैं और ये सब जानते हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस चीज़ को जानता है। ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स के ऊपर कभी अफसर पैसे लेते हैं, कभी कोई और बीच में इन्वॉल्व होता है, और इन चीज़ों के ज़रिए इनकी गवर्नेंस का स्ट्रक्चर ख़राब हो चुका हुआ है। ये 3 महीने में मैं ये ठीक नहीं कर सकता था, और इसके लिए एक कंसर्टेड एफर्ट ज़रूरत है और उसके अंदर गलतियां माननी पड़ेंगी, चाहे वो बेवा का रोना हो या किसी बच्चे की चीखो पुकार समझें आप। तो ये आपको करना पड़ेगा। और इस ट्रांसफॉर्मर्स के जलने की अगर बात करें, एक और वजह भी है कि जब आप अपने मीटर को के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके मीटर का डिमांड नोटिस लोड के मुताबिक बनता है। अगर आप लोड ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा फीस भरनी पड़ेगी। वहाँ भी क्लाइंट और मेरा लाइनमैन और मीटर रीडर और एसडीओ लोड कम रखवाता है, हालांकि उसको पता होता है कि लोड कितना है, और उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मर्स ओवर बर्डन होते हैं, और ओवर बर्डन होते हैं तो जलते जल्दी हैं। ऑगमेंटेशन, ऑनरेबल मेंबर ने सही कहा, 50 केवीए के 100 करना, 100 के 200 करना, वो आज हमारी सियासत की एक रूटीन बन चुका हुआ है। हमारे देरों के ऊपर लोग आके, क्योंकि कंपनी खुद काम नहीं कर रही, तो हम सब के जो देरे हैं वो सारे लोगों के कंप्लेंट सेंटर बन चुके हैं। और सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स हमें इस महकमे की आती हैं, अपने पॉलिटिकल जो भी इंटरेक्शन करने के ऑफिसेज होते हैं। तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि हमारा फोकस कस्टमर केयर और बेहतर सर्विस प्रोवाइड करने के ऊपर अगले सालों में होगा, और हम उसके लिए हर किस्म की पॉलिटिकल सैक्रिफाइस और पॉलिटिक्स को एक साइड पे रख के, ताकि पीटीआई के एमएनए के सपोर्टर्स को और पीएमएल के सपोर्टर्स को
एक ही तरीके के क्लाइंट के तौर पे ट्रीट किया जाए और उनको सर्विस प्रोवाइड की जाए, इसकी तरफ हम आगे इंशाल्लाह बढ़ने की पूरी नेक नियति से कोशिश करेंगे। शुक्रिया। उमर फारूक साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। हैं उमर फारूक साहब हैं? देखते हैं ना, असल में किसी का नाम नहीं है। एक सवाल करें उमर फारूक साहब। किसका नाम है? नहीं हो रहा। अच्छा ओके, शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि डोगर साहब ने बात की है कि हमारे इलाके में भी यही इशू आ रहा है कि जितनी लाइन लॉसेस हैं ये सारे जो कंज्यूमर हैं उन पे डाल देते हैं, और ओवर वोल्ट्स की भी जो बात पिछले दिनों वज़ीर दाखिला ने भी की है कि लोगों को जो ज़ायद बिलिंग की गई है उनको उनका रिटर्न भी नहीं दिया गया, और इतनी ज़्यादा कंप्लेन आ रही हैं कि एक ट्रांसफ़र अगर लगाया जाता है तो 8 दिन में वही लोड वही ट्रांसफ़र दोबारा जल जाता है। तो बात वही है, ये कहाँ से मटीरियल ख़रीदते हैं और इसका क्या मसला है? ठीक है, शुक्रिया। मिनिस्टर पावर। सर, ओवर बिलिंग का ऑनरेबल मेंबर साहब ने फरमाया, पिछले महीने के अंदर सिर्फ लाहौर इलेक्ट्रिसिटी की जो कंपनी है उसके अंदर नुकसानात का हुजम कोई 3 या 4 अरब रुपए से उसका इजाफा हुआ है, और वो हुजम है जो ओवर बिलिंग ना करने देने और उसके ऊपर सख्ती करने की वजह से जो चोरी का हुजम था, जो ओवर बिलिंग के अंदर छुपा हुआ था, वो सामने आया है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ओवर बिलिंग के ऊपर भी हम एक कानून साजी करने के ऊपर काम कर रहे हैं कि जिस तरह बिजली की चोरी को एक क्रिमिनलाइज किया गया है, तो उसी तरह हम ओवर बिलिंग को भी अपने ऑफिसर्स के इस एक्ट को भी क्रिमिनलाइज करके और उसको कानून का हिस्सा बनाने वाले हैं, ताकि उसको भी जेल की जी सज़ा और उसको भी बहुत हैवी पेनल्टीज़ और फाइन्स हमारा जो कानून का सिस्टम है वो दे सके। तो ओवर बिलिंग हमारी एक जो हदफ है, उसके हमारे जो अहदाफ हैं उसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट हदफ है। और जो आपने ट्रांसफार्मर्स की बात की, तो उसकी तो वही जवाब है जो मेरा पहले आ चुका हुआ है। नाकिस मटीरियल हैं, वर्कशॉप्स हैं, उसके अंदर इनएफिशिएंसीज हैं, उसको ओवरऑल गवर्नेंस के ज़रिए बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। जी शुक्रिया, शुक्रिया। ख्वाजा शिराज महमूद साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं मिनिस्टर साहब से कुछ गुजारिशात भी करना चाहूँगा, और जब ये हम कॉलिंग अटेंशन नोटिस असेंबली के फ्लोर पे लेके आते हैं तो मकसद यही होता है कि जो अवामी अहमियत के मामलात हैं उस पे ऐवान की तवज्जो और हमारी जो इनपुट है और मिनिस्ट्रीज़ या डिवीजन्स जो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं वो आवाम के सामने आनी चाहिए। तो अगर हम ये कॉलिंग अटेंशंस लेके आते हैं तो यकीनन हम ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हमारे सवालात को तसल्ली के साथ सुन भी लिया जाए और उस पर जो मुनासिब कार्रवाई है वो सामने आ जाए। मिनिस्टर साहब ने बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की, मैं रिपीटिशन में नहीं जाऊंगा जो बातें उन्होंने की हैं। कुछ चीज़ें जो हम फेस करते हैं, जो पाकिस्तान के अवाम, मेरे ख़्याल में भले वो पंजाब में रहने वाले हों, भले सिंध में रहने वाले हों, या पाकिस्तान के दूसरों सूबों में और पाकिस्तान के दूसरी इकाइयों में, जब एक मीटर जल जाता है जनाब स्पीकर तो 6 महीने तक वो रिप्लेस नहीं होता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और 6 महीने तक उस पर एवरेजेस डलती रहती हैं और गरीब आदमी वो एवरेजेस पे बिल पे करता रहता है। मैं ये गुजारिश करूँगा कि मिनिस्टर साहब इस पे ब्रीफ भी कर दें और ये भी इंश्योर करें कि अगर किसी का मीटर जलता है तो उसको 1 महीने में कम से कम दोबारा रिप्लेस होना चाहिए। मेरी दूसरी गुजारिश ये है कि एक आम आदमी का मीटर जब उतार लिया जाता है तो ये कहा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की जो वर्कशॉप्स हैं और जो उनके अफसरान हैं वो चेक करेंगे कि स्लोनेस कितनी है उसमें।
स्लोनेस के नाम पे उन पे डिटेक्शन डाल दिया जाता है, वो दफ्तरों के धक्के खाते रहते हैं। मैं यहाँ मिनिस्टर साहब को ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इंश्योर करें कि उन पे जो नाजायज़ जुर्माने डाले जाते हैं, जो फिक्टिशियस स्लोनेस चार्ज कर दी जाती है और जो सिर्फ इस बुनियाद पे चार्ज की जाती है कि उस डिवीज़न के अंदर उन फीडर्स के ऊपर जो चोरी हो रही होती है उसको बराबर करने के लिए आप यूनिट चार्ज कर देते हैं गरीब आदमी के ऊपर। और फिर मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि जब महीने के आखिरी दिन स्टार्ट होते हैं तो बदतरीन लोड शेडिंग शुरू हो जाती है और ख़ासकर पेरिफेरी में और छोटे कस्बों के अंदर मुकम्मल तौर पे बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो बंद कर देती हैं। तो मिनिस्टर साहब इसको भी इंश्योर कर दें कि ये काम, ये प्रैक्टिसेस अगर हो रही हैं तो ये गलत है, इससे हमारी जान छुड़ाएं। एक और गुजारिश भी करूँगा कि ख़ासकर मेरा ताल्लुक़ मैपको से है। जनाब स्पीकर, मिनिस्टर साहब के इल्म में होगा 2015 के अंदर, उस वक्त मिनिस्टर साहब भी मिनिस्टर थे, शायद ये उसके बाद मिनिस्टर बने। 2015 के अंदर किसान इत्तेहाद के साथ एक मुआहदा होता है। ओवर बिलिंग के इश्यूज़ अपने पीक पे थे और उन इश्यूज़ के ऊपर एक कमेटी बनाई गई। उस वक्त की हुकूमत ने सेटलमेंट की और उन तमाम ओवर बिलिंग्स को ख़त्म किया गया और जो ओवर बिलिंग के इश्यूज़ थे 2015 में उनको ख़त्म करके सेट असाइड कर दिए गए। 2015 के वो पैसे आज इन 2-3 महीनों में दोबारा वो डाल दिए गए हैं और इस वक्त मैपको के अंदर जो किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शंस हैं, मेरे अपने इलाके में तो तकरीबन मेरे ख्याल में 80% ख़त्म हो चुके हैं। 80% के ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए हैं। मेरी बात लंबी हो रही है लेकिन हमें भी यही मौका मिलता है अपनी बात करने का और अथॉरिटीज़ तक अपनी रिक्वेस्ट पहुंचाने का। मैं ये चाहूँगा कि मिनिस्टर साहब इस बात पे अगर ऐवान को कुछ बता सकें, उनकी मेहरबानी। अगर नहीं भी बता सकते तो हमें को अलग टाइम दे दें, इस इशू पे ज़रूर बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मिनिस्टर पावर। जी मेहरबानी डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ऑनरेबल मेंबर साहब का मशकूर हूँ। आपकी मेहरबानी है हाउस के तमाम मेंबर्स की कि आप कॉलिंग अटेंशन के ज़रिए एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में हमारी अटेंशन ड्रॉ करते हैं जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं और हुकूमत के, और हम मुकम्मल तौर के ऊपर जवाबदेह हैं आपके और किसी भी सूरत में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से शर्क अवे नहीं कर रहे। इससे पहले एक ऑनरेबल मेंबर ने जब बात की थी तो मैंने जिस चीज़ का मेरे पास जवाब है ही नहीं, जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड हो के नहीं आया, तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन भी इस हाउस को देना जी मुनासिब नहीं है। इसीलिए मैंने वक्त मांगा कि दोबारा कर लें और अगर रेलेवेंट सवाल होता उस इन्फॉर्मेशन का और मैं ना देता फिर मैं ज़रूर कसूरवार होता उस बात का। मैं ख्वाजा साहब को ज़रूर अश्योर करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई 2015 की जो सेटलमेंट किए हुए और सेटल्ड इश्यूज़ हैं अगर उनको दोबारा अलाइव करके ये किया जा रहा है तो नहायत गलत है। और मैं कल सुबह ही आज उनसे इन्फॉर्मेशन ले भी लूँगा और अगर कल सुबह उसके मुतालिक मालूमात करवा के और उनको मुकम्मल तौर के ऊपर जी मैं सेटिस्फाई करूँगा। और जब भी आप लोग में से कोई भी मेरे चेंबर में या ऑफिस में इरिस्पेक्टिव किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं अगर हमें इज़्ज़त बख्शें तो हम हमेशा अवेलेबल होंगे आपको आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। हमारी ज़िम्मेवारी है। एंड में मैं सिर्फ उनकी एक बात को एक्सेप्ट करते हुए ये ख़ास तौर के ऊपर 3 फेज़ जो जी मीटर्स हैं इनको रिप्लेस करने के लिए 3 फेज़ मेहरबानी वो 3 फेज़ मीटर्स के अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो मेंबर साहब ने फरमाया कि जब वो ख़राब होते हैं तो वो एक जी लेबॉरेटरी का बहाना बनता है। लैब जाएगा वहाँ उसकी कितना स्लो है, ख़राब है, क्या है वो होगा और वो महीनों के बाद दिया जाता है और उन महीनों के अंदर वो अपनी ओवर बिलिंग और अपनी चोरी को छुपाने के लिए उसको बिल करके करते हैं। ये कई केसेस में रिवर्स भी हुए हैं, नेशनल लेवल के ऊपर भी इसके अंदर न्यूज़ निकली हैं, अरबों रुपए के रिफ़ंड भी किए गए हैं। लेकिन प्लीज़ आप अप्रिशिएट करें कि ये सारे मामलात जो आज मेंबर साहिबान ने उठाए इन सब का ताल्लुक इन कंपनियों को चलाने से है।
ये कंपनियां सही चल ही नहीं रही। इन कंपनियों के अंदर कस्टमर केयर का नामी कोई ऑफिसर ही नहीं है। पता नहीं किस दौर में था, हम लोग उस वक्त, मुझे होश नहीं थी सर, जिस दौर में मुझे होश संभाली है मैंने, ये कस्टमर केयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक्सीएन एसडीओ से बड़ा ब्यूरोक्रेट और पाकिस्तान में कोई है ही नहीं। तो इस चीज़ को रियलाइजेशन है। आप कहेंगे तो फिर ठीक क्यों नहीं कर रहे? वो ठीक करने की शुरुआत हो चुकी हुई है। इसकी शुरुआत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से होगी। इस वक्त वजीर से ये एक्सपेक्ट करना कि मैं 10 कंपनियों की कस्टमर केयर को संभालूंगा, ये नामुमकिन है। एज एन मुझे कंपनी को चलाना ही नहीं आता। मेरा काम कंपनी चलाना है ही नहीं। मेरा काम पॉलिसी मेकिंग है। मेरा काम है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छे अपॉइंट करवाऊं, ताकि उन जो ऐसे लोगों को अपॉइंट करवाएं कि वो कंपनीज को चलाना उनको पता हो, उनको कस्टमर केयर का पता हो, उनको इस चीज़ का पता हो कि वो मेरा लाइनमैन और तेरा मीटर रीडर कोई नहीं है। जब तक ये चीज़ के आज हम लोग एक्सीएन क्यों मांगते हैं? मैं भी तो एमएनए था ना बगैर वजीर के। मैं अपना एक्सीएन और एससी क्यों मानता था? क्योंकि कोई और जो मेरे जान पहचान का ना हो वो मेरे हल्के का काम नहीं करता था। मुझे वो सर्विस डिलीवरी नहीं होती थी लोगों की। उमर अयूब साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बैठे हुए हैं, वो इस कुर्सी पे जिसमें आज मैं हूं, उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, एफिशिएंसी से गुजारा है। वो भी इसी सोच और इसी गवर्नेंस के शायद ये मालिक हों, क्योंकि इन चीज़ों को ठीक करने का तरीका यही है। तो हम आपको अश्योर करते हैं कि अगर आपके कोई स्पेसिफिक इश्यूज हैं, तो जब तक ये ट्रेंड इन बेटर गवर्नेंस इन बोर्ड्स के जरिए नहीं आता, हम पर्सनली इस चीज़ों के अंदर देख के आपको ज़रूर असिस्ट करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया जी। आखिरी जमशेद अहमद साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मेरा मोहतरम मिनिस्टर साहब से एक सवाल है कि आप फ्यूल चार्जेस के नाम पे बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं आए रोज़। जब फ्यूल कम हो रहे हैं, कीमतें कम होती हैं, आप बिजली को कम क्यों नहीं करते? नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पे फ्यूल चार्जेस का इशू है नहीं, जहाँ हाइडल से बिजली पैदा हो रही है, उन लोगों के लिए भी आपने बिजली अजाब डाल दिया। उसकी वजह क्या है जनाब स्पीकर? के IMF का हमारे ऊपर एक बहुत डंडा है। हम कौम के आगे सच बोल नहीं सकते। हम इतनी बिजली महंगी करते जाएंगे। गरीब इलाका है। मिनिस्टर साहब का जिस इलाके से ताल्लुक़ है, मेरा वही डिवीज़न है। गुर्बत है, बेरोज़गारी है। एक शख्स जिसके घर 500 का बिल आता था, आज 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, उनके ऊपर डायरेक्शन डाली गई है। जब बिजली महंगी होगी फिर चोरी बढ़ेगी। गरीब मुल्क है और बिजली चोरी बढ़ती है। उस पर मेरा जो दूसरा सवाल है मिनिस्टर साहब से कि जैसे टारगेट किलर होता है ना, अब वापडा वालों ने उनको टारगेट दिया गया कि हर सब डिवीज़न ने 10 पर्चे देने हैं बिजली चोरी के। अब उन्होंने टारगेट किया कि खुद वापडा एहलकार जाके, नाम कोई और होता है, FIR देते हैं। FIR पे सुबह उसका रिश्तेदार पकड़ा होता है, FIR पे नाम किसी और का होता है। अब वहाँ ये जून का महीना, इससे पहले भी दिन रात इनके ऑफिसर वीडियो लिंक पे बैठे हैं। SDO का पता करे वो वीडियो लिंक पे है। एक्सीएन, SC, चीफ सेक्रेटरी साहब को हम मिलने आए तो वो वीडियो लिंक पे मसरूफ़ है। तो मिनिस्टर साहब से ये सवाल है कि बिजली चोरी बढ़ेगी और लोग फिर इस पे कार्रवाइयाँ करेंगे, चोरी करेंगे। जहाँ तक ट्रांसफार्मर का मसला है, ट्रांसफार्मर की तो अब ये हालत है कि रात को लगाते हैं 2 बजे। मेरे अपने हल्के में 2-3 वाक़े में 1 घंटे बाद वो ट्रांसफार्मर वो जल गया है। और देहात में जो देहाती गरीब लोग हैं, शहरी तो चलो सड़कों पे आ सकते हैं, देहाती बेचारा 100-100, 200-200, 300 रुपये इकट्ठा करके लाख 1.5 लाख रुपया वो वापडा वालों को देते हैं। ये अभी भी हो रहा है। कम अज़ कम मिनिस्टर साहब का ये हुक्म चल सकता है, ये चीज़ रोक सकता है। आखिर में शुक्रिया सर, 1 मिनट, थैंक यू। मतलब तकरीर तो नहीं हो सकती ना जमशेद रसी साहब, आप इतने एक्सपीरियंस आदमी हैं। एक सवाल होता है, आपने पूछ लिया। माइक खोलें रसी साहब का, आप पूछ लें। दूसरा मैं लास्ट सवाल, बल्कि मिनिस्टर साहब के इल्म में है, क्या इस वक्त भी हुकूमत जो है IPPs के नए लाइसेंस देने का इरादा रखती है, कोई काम इस पे कर रही है? तो ये या कोई उनका कोई प्लान बन रहा है तो कम अज़ कम ये भी ज़रूर बताएं। शुक्रिया जी। मिनिस्टर पावर। सर, मैं जो हाइडल जो पानी से बनने वाली बिजली है उसके मुतालिक कुछ चीज़ क्लियर करना चाहूँगा।
जब आपकी पूरी डिबेट होगी इस पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, उसमें ये तफसील से भी बयान कर लूँगा, लेकिन क्योंकि मेंबर साहब ने ये बात रेज़ की है तो उसके ऊपर हल्की सी बात ज़रूर कर लूँ। पानी से बनने वाली बिजली पहले 10 साल सोलर से और पाकिस्तानी कोयले से बनने वाली बिजली और इम्पोर्टेड कोयले से बनने वाली बिजली से ज़्यादा महंगी होती है पहले 10 साल। और जब 10 साल उस बिजली के प्रोजेक्ट का सूद और इंटरेस्ट पेमेंट्स बैंक्स की और प्रिंसिपल अमाउंट पे हो जाता है, उसके बाद उसकी फ्यूल कॉस्ट क्योंकि ज़ीरो होती है तो तकरीबन वो आधे पैसे फी यूनिट के ऊपर उसकी कीमत आ जाती है। पहले 10 से 15 साल उसका जो डेट और उसका जो बिजली बनाने का खर्चा पर मेगावाट का है वो हाइडल प्रोजेक्ट्स का इतना ज़्यादा होता है कि आपके पहले 10-15 साल फ्रंट लोडेड, उसको टैरिफ कहते हैं, वो आपके महंगे ही होते हैं, वो सस्ते हो ही नहीं सकते। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के मौशी हालात हैं, जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग्स हैं, उसके मुताबिक हमारे मुल्क में किसी भी प्रोजेक्ट को, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, IPPs हो या गवर्नमेंट ओन्ड हो, वापडा हो या किसी और का हो, कोई कोरियंस का हो या जर्मन्स का हो, किसी को भी 15 साल से ज़्यादा डेट का मिलता नहीं है। तो आपको पूरा का पूरा कर्जा बमा सूद उन कंपनीज को पहले 15 साल के अंदर देना पड़ता है। इसलिए कैपेसिटी पेमेंट्स जो आपकी कोयले के प्लांट्स की हैं वो अगले 6 साल के बाद ख़त्म हो रही हैं, तो सारी कॉन्सेंट्रेट पेमेंट होती है पहले 10 साल के अंदर। तो आज अगर हम कोयले का प्रोजेक्ट लगाएं या सोलर का लगाएं, वो आपकी बिजली के रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट से ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। दूसरा एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो हम कहते हैं ना कि रेजर्वॉयर्स बनाएं, डैम बनाएं, उसके ज़रिए बिजली करें। पाकिस्तान की नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए और है भी सही, लेकिन आपको पता है वो जो डैम का जो हिस्सा है जहाँ पानी स्टोर होता है, उसका सारा खर्चा बिजली के कंज्यूमर के ऊपर आता है। वो पानी स्टोर हो रहा है, वो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इरिगेशन सिस्टम में से कोई उसकी पैसे की रिकवरी नहीं होती। तो पानी इकोनॉमिक कमोडिटी नहीं है, पानी को मुफ्त समझते हैं हम, उसका बोझ भी सारा आपका बिजली का कंज्यूमर बर्दाश्त कर रहा है। तो पाकिस्तान की सोच के अंदर, पॉलिसी के अंदर मेजर फॉल्ट लाइंस हैं, जिसको एड्रेस करने के लिए हम अगले 2-3 महीने के अंदर इन सब चीज़ों को पार्लियामेंट तक लेके आएंगे, ताकि आप फैसला करें कि पानी के रेजर्वॉयर्स की कीमत इरिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जानी चाहिए और बिजली के ऊपर नहीं आनी चाहिए। दूसरा जो इन्होंने बात की IPPs की, हमारा इस वक्त कतन कोई इरादा मज़ीद कैपेसिटी ऐड ऑन करने का नहीं है, क्योंकि इस वक्त हम ओवर सप्लाई में हैं और हम ओपन मार्केट की तरफ जा रहे हैं। यानी हम एक एक्सचेंज बना रहे हैं जिसके अंदर आइंदा बिजली की जो मांग होगी, जितनी मुल्क के अंदर बढ़ेगी, तो वो मांग रखने वाला और बेचने वाला खुद बना के उसको खरीदो फरोख्त करेंगे। हुकूमत क्यों खरीदे? हुकूमत खरीद के क्यों दे? कभी कैपेसिटी के अंदर फंसे, कभी ज़्यादा कीमत हो, कभी कमिश्नें हों, कभी रिश्वतें हों, कभी कोई इल्ज़ामात हों। आम कमोडिटी है, जिसने बनाना है बनाए, और जिसने उस एक्सचेंज के ज़रिए आपको लाख यूनिट साल का चाहिए, आपको 4 लाख यूनिट चाहिए, आपको 5 लाख, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट सिस्टम मार्केट बेस्ड ऑपरेटर। इसके अंदर जो आपको बिजली की कीमत मिलेगी उससे बेहतर कोई कीमत नहीं मिल सकेगी। लेकिन ये सिस्टम अगर आज शुरू होगा तो अगले 8 साल की हम कैपेसिटी कमिट कर चुके हुए हैं। अभी भाषा आना है, फिर दासू आना है, फिर आज़ाद पतन आना है, फिर करोट आना है, हाइडल प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं, और ये हाइडल प्रोजेक्ट्स साथ साथ कीमतों को कोई बढ़ा रहा होगा और कोई जिसका डेट पे ऑफ हो रहा होगा वो जी घटा रहा होगा। असल हमें कीमत में कमी आएगी जब आप इंपोर्टेड कोल से थर्कोल पे आएंगे, और जब आपकी ट्रांसमिशन लाइंस, इस वक्त सस्ती बिजली कराची में बन सकती है, लेकिन मैं लोड सेंटर के ऊपर लेके आ नहीं सकता, क्योंकि मटियारी से रहीम यार खान की ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं है। 3 रुपए यूनिट का फर्क पड़ता है। वो अगर लाइन बन जाए और पाकिस्तान के अंदर बिजली नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर में हर जगह जा सके, पिछले 6 साल में किसी ने नहीं देखा, किसी ने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की, उससे 2.5 रुपए का सीधा सीधा आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है।
हमारी जनरेशन कंपनीज पिछली 5-6 से 6 साल की हुकूमतों में, उसे भी पहले 7.5 अरब रुपए सालाना आपने एम्प्लॉइज को तनख्वाहें देते हैं, वो सिर्फ बंद प्लांट्स की शक्ल देख रहे हैं, कोई काम नहीं करते, ना उन प्लांट्स ने कभी चलना है, वो कबाड़ हो चुके हुए हैं। उनको ना सिर्फ हम उसका कबाड़ बेच रहे हैं, बल्कि उन एम्प्लॉइज को पूरे पेंशन बेनिफिट्स 20 से 25 अरब रुपए दे के उनको खुदाफिज भी कहने लगे हैं। क्या आप 7.5 अरब रुपए, और ये 7.5 अरब रुपए कौन पे कर रहा है? ये बिजली का कंज्यूमर पे कर रहा है। वो क्यों पे कर रहा है? 7.5 अरब रुपए दे क्यों रहे हैं उसको हम, जब 3 साल में उसकी कीमत पूरी हो जाती है अगर आप उसको पेंशन बेनिफिट्स के साथ फारिग कर दें। और उन प्लांटों ने कभी चलना नहीं है, और वो प्लांट अगर लोहे के भाव भी बिके ना तो 125-150 अरब रुपए का कबाड़ है, वो किसी ने बेचने का सोचा नहीं, किसी ने 7.5 अरब रुपए की तनख्वाहें बचाने का कभी सोचा नहीं। तो हम जो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पहले 2 महीने के अंदर स्टडी करके गए, उसमें ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। और मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ इस हाउस को कि प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ होल्ड अ फुल, चाहे 3 दिन की डिबेट रखें, आप इन तमाम जो मौजूआत के ऊपर रखें, ताकि इस हाउस की और आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान को इसकी क्लैरिटी हासिल हो। शुक्रिया। The House is adjourned to meet again on Wednesday, 12th June 2024 at 4 p.m.